friends, welcome to S Chemistry channel. We are studying Unit 2nd Structure of Atom. Today's topics are Discovery of Proton, Discovery of Neutron, J.J. Thomson Model of Atom and Rutherford Model of Atom. Let's start. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई? देखो, अभी तक हमें क्या पता चल चुका था कि एटम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. ठीक है, एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल स्पीसीज. ठीक है, और क्या पता चल चुका था कि एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैरिंग नेगेटिव चार्ज. तो इसका क्या मतलब हुआ, एटम एज ए होल तो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसके अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज का पता चल चुका था कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या है, पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा. ठीक है, तभी तो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना ना वो. तो इसके लिए क्या हुआ कि गोल्डस्टीन जो साइंटिस्ट है, गोल्डस्टीन, उन्होंने 1886 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया डिस्चार्ज ट्यूब के साथ, जिससे क्या है, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई. वो क्या था एक्सपेरिमेंट? गोल्डस्टीन ने इस तरह का सेटअप किया है, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, वहां पर क्या लगाया, एनोड लगा दिया और एक परफोरेटेड कैथोड लगा दी. परफोरेटेड यहाँ पर मतलब इसके अंदर से कुछ पास हो सकता है, होल थे. ठीक है, तो उसी तरह से ये यहाँ पर वैक्यूम पंप है जो कि मेंटेन करता है यहाँ पे प्रेशर, और इसके अंदर ली हाइड्रोजन गैस लो प्रेशर पे. ठीक है, यहाँ जो है बैक साइड में जिंक सल्फाइड की कोटिंग की. ठीक है, और यहाँ हाई वोल्टेज अप्लाई की. ठीक है, जिसको एनोड को कनेक्ट कर दिया गया इसके पॉजिटिव पार्ट से और इसके नेगेटिव पार्ट से कैथोड को कनेक्ट कर दिया गया. इस तरह का सेटअप किया. अब देखो क्या हुआ, जब हाई वोल्टेज अप्लाई की गई तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लोरिसेंस हो रहा था, ग्रीन फ्लोरिसेंस शो कर रहा था. तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्राइक कर रहा है, तभी तो ये शाइन कर रहा था. तो फिर क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो एनोड है वहाँ से कुछ ना कुछ रेज निकल रही हैं जो इस परफोरेटेड कैथोड में से पास हो जाती है और किस पे स्ट्राइक करती है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे, जिससे वो क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है. एनोड से निकली थी ये रेज, तो इनको क्या नाम दिया गया, एनोड रेज. ठीक है, और इनको कैनाल रेज भी बोला गया. ठीक है, कैनाल रेज क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये कैनाल है, होल मतलब, तो होल से निकली थी, इसलिए इनको कैनाल रेज भी बोला गया. फर्दर इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी की गई. तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज क्या थी भाई? फर्स्ट तो ये था कि जो एनोड रेज हैं वो ट्रेवल कर रही थी स्ट्रेट लाइन में. दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. फिर ये ऑब्जर्व किया गया, दे मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल. दे मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल. जैसे आपकी कैथोड रेज में प्रॉपर्टी स्टडी की थी ना, वैसे ही की है एक्सपेरिमेंट के से. ठीक है, थर्ड ये ऑब्जर्व हुआ, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज. वहां पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज. देन ये ऑब्जर्व किया गया कि जो चार्ज है एनोड रेज पे वो डिपेंड कर रहा था गैस पे. जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस थी ना, उसके नेचर पे डिपेंड कर रहा था, हर टाइम जो है वो डिफरेंट आ रहा था. तो चार्ज ऑन वैल्यू ऑफ चार्ज, जो वैल्यू थी चार्ज की, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल्स ऑफ एनोड रेज आर डिफरेंट. they depend upon nature of gas. they depend upon nature of gas. गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहा था और उसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यू है चार्ज की वो वेराइज कर रही थी. नेक्स्ट, मास ऑफ पार्टिकल्स इन एनोड रेज found to be different for different gases.
यानी कि गैसेस के नेचर पे ही उसका मास भी डिपेंड कर रहा था पार्टिकल्स का। फिर चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया गया। चार्ज टू मास रेशियो जैसे वहां कैथोड रेस में किया था ना, वैसे ही यहाँ चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया गया और ये फाइंड आउट हुआ कि इसकी वैल्यू थी 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। ठीक है, फिर क्या किया गया, वैसे ही जैसे वहां पे चार्ज निकाला था, चार्ज निकाला गया, चार्ज ऑन पार्टिकल, तो उसकी वैल्यू आई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वही चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन पे था, है ना, बस वहां पे नेगेटिव था, यहाँ पर क्या है, वैल्यू पॉजिटिव थी। ठीक है, इन दोनों से की हेल्प से फिर मास निकाला गया, मास ऑफ पार्टिकल। कैसे निकालेंगे भाई, चार्ज बाय चार्ज टू मास रेशियो कर देंगे। ठीक है, चार्ज कितना आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास का ई बाय एम रेशियो जो है आपका 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। ठीक है, तो इससे आपका मास ऑफ पार्टिकल निकल गया। मास ऑफ पार्टिकल की वैल्यू आई 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये मास आ गया किस पे, पार्टिकल का। और ये क्या था, नियरली इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो एटम है उसके मास के नियरली इक्वल था इसका मास ऑफ दीज पार्टिकल्स। इनको बोला गया प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द फंडामेंटल पार्टिकल, द फंडामेंटल पार्टिकल having unit charge, having unit charge and mass nearly equal to mass of hydrogen atom, mass of hydrogen atom, जिसका मास जो है वो हाइड्रोजन एटम के इक्वल है और उस पे जो चार्ज है वो क्या है, 1 यूनिट चार्ज है। ठीक है, तो दैट आर कॉल्ड प्रोटॉन। इनको क्या बोला गया, प्रोटॉन। इस तरह प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, चैडविक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, 1932 में एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया भाई, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ लाइट एलिमेंट्स लिए, जैसे कि बोरोन हुआ या बेरिलियम हुआ, इस तरह के लाइट एलिमेंट लिए और उनके ऊपर क्या डाला, अल्फा पार्टिकल्स, उन पे क्या की, बम्बार्डमेंट की अल्फा पार्टिकल्स की। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी थे। क्या थे, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स जिन पे कोई चार्ज नहीं था और उनका जो मास है वो इक्वल था मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन, मास किनके इक्वल था, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था। तो उन्होंने उनको क्या बोला, न्यूट्रॉन। क्या बोला इनको, न्यूट्रॉन। तो इस तरह न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। क्या हुआ देखो, चैडविक ने 1932 में एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने बोरोन और बेरिलियम जैसे लाइट एलिमेंट पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी। अब उनसे इन्हें क्या पता चला कि वहाँ पर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी थे जिन पे कोई भी चार्ज नहीं था और उनका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल था। तो उन्होंने उनको क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन नाम दे दिया। तो न्यूट्रॉन को कैसे डिफाइन करेंगे हम, द फंडामेंटल पार्टिकल which carry no charge, which carries no charge but has a mass equal to that of hydrogen atom और प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास के इक्वल भी है। ठीक है, कॉल्ड न्यूट्रॉन, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। ठीक है, तो फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरी नो चार्ज बट हैज मास इक्वल टू हाइड्रोजन एटम और प्रोटॉन कॉल्ड न्यूट्रॉन। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम,
In 1904, J.J. Thomson proposed a model. He says atom is a positively charged sphere in which electrons are embedded. उसने क्या कहा कि जो है एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. और ये क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन. लाइक ए वाटरमेलन. वाटरमेलन देखा है ना आपने? क्या होता है उसके अंदर? जो रेड पार्ट होता है ना, उसके अंदर ब्लैक सीड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? तो रेड पार्ट जो है आपका क्या हो गया? ये एक वाटरमेलन जो है ये एक एटम हो गया, और जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट हो गया, और ये जो है आपके ब्लैक सीड्स ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन हो गए. ठीक है, लेकिन जो थॉमसन मॉडल था वो क्या हो गया? फेल हो गया. क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और उसका जो रिजल्ट निकला ना, उसके अकॉर्डिंग ये मॉडल नहीं था, तो ये फेल हो गया. अब हम देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या था. देखो, रदरफोर्ड ने 1911 में एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया. क्या किया? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. उन्होंने क्या किया? इस तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया. उन्होंने एक रेडियम का सोर्स लिया जिससे अल्फा रेज निकलेंगी, और एक स्लिट लगा दी यहाँ पर जिससे क्या है? रेज पास हो जाएंगी. और एक यहाँ पर लगाई ये सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन जिसके सेंटर में क्या थी? एक थिन फॉयल थी गोल्ड की. ठीक है, अब क्या किया उन्होंने? जब अल्फा रेज यहाँ से पास हुई स्लिट से होते हुए इस फॉयल पे जाके टकराई, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द रेज तो क्या है वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो रही है. ठीक है, लेकिन कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट भी हो रही है, जैसे इस डायरेक्शन में चली गई, इस डायरेक्शन में, और बहुत कम रेज जो है वापस आ रही है. ठीक है, ऐसे जैसे कि कोई उन्हें वापस फेंक रहा हो. ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ऑब्जर्व किया. तो क्या ऑब्जर्वेशन रही हमारी? मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जो है पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड. बिना डिफ्लेक्ट किए क्या है? पास आउट हो रही थी. इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे निकला कि जो है एटम में मोस्ट ऑफ स्पेस जो है एम्प्टी था, क्योंकि अनडिफ्लेक्टेड वो पास हो रही है. खाली जगह होगी तभी तो वो क्या होंगी? पास हो जाएंगी ना ऐसे. तो अनडिफ्लेक्टेड जो है पास हो रही थी, तो इसका मतलब वहाँ पे स्पेस क्या है? एम्प्टी. ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा रेज वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल. स्मॉल एंगल से इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रही थी. ठीक है, और कुछ रेज जो है वो क्या हो रही थी? बाउंस्ड बैक, यानी वापस आ रही थी. इसका मतलब यहाँ पर देखो अल्फा रेज कुछ ना कुछ मतलब पॉजिटिवली चार्ज होती है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा तभी तो इसको क्या करेगी? या तो वो करेगी डिफ्लेक्ट करेगी कुछ ना कुछ, और या बाउंस बैक करेगी, है ना? तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कुछ ही रेज हो रही थी, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम. स्मॉल थोड़ी सी जगह पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड था, जिसकी वजह से क्या हो रही थी? अल्फा रेज जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही थी या वापस आ रही थी. ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम को उन्होंने बोला न्यूक्लियस. क्या बोला भाई? न्यूक्लियस. तो यहाँ से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी भाई. ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड ने. ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज जो वॉल्यूम था उसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस. थर्ड कंक्लूजन क्या था? कि सेंटर जो है वो डेंस और हार्ड था, दैट इज न्यूक्लियस, और मोस्ट ऑफ द मास जो है वो उस कंसंट्रेटेड एट सेंटर. बट जो वॉल्यूम था न्यूक्लियस का वो क्या था? वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम. इस न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम था वो क्या था? बहुत ही कम था एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम. रेडियस जो है ऑफ न्यूक्लियस वो होती है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, और जो रेडियस होती है एटम की वो होती है नियरली इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. तो देखो कितना मतलब कम है एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का वॉल्यूम.
अब हम इसको समराइज करेंगे और देखते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या बताया एटम के बारे में। नंबर 1, एन एटम कंसिस्ट ऑफ टीनी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। थर्ड, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो ज़्यादा होता है ना इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द मास जो है एटम का वो सेंटर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। टोटल न्यूक्लियंस को क्या बोलते हैं? मास नंबर। यानी कि मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर 4, इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, और रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, एक सर्कुलर जो है पाथ है उसमें रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। नंबर 5, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। देखो, क्योंकि है ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, हमने पता किया, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है। यानी कि प्रोटॉन जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो एज ए होल एटम क्या बनेगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नंबर 6, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, यानी एज ए होल न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? नेगेटिवली चार्ज। एक दूसरे को किस तरह से? बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये क्या करते हैं? अब एक दूसरे को हेल्ड करते हैं। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, वो देखते हैं। क्या थी भाई लिमिटेशन? देखो, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है? अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है इन ए सर्कुलर पाथ तो वो रेडिएशंस इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? यानी कि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यानी कि वो भी एमिट करेगा रेडिएशंस। अगर वो रेडिएशन एमिट करेगा, एक्सेलरेटेड होता जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो किसके अंदर चला जाएगा? न्यूक्लियस में, क्योंकि उनका जो पाथ है वो स्पाइरल होगा। कैसे? ऐसे क्लोज होता जाएगा वो न्यूक्लियस के पाथ, ऐसे मूव करता करता, और एक टाइम आएगा कि वो इसके अंदर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है विद इन 10⁻⁻⁸ सेकेंड के अंदर ही किसके अंदर चला जाएगा? न्यूक्लियस में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं जाता। सेकेंड लिमिटेशन ये थी कि उन्होंने कोई भी आइडिया नहीं दिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, और क्या उनकी एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रदरफोर्ड मॉडल हो गया है कंप्लीट। इसी तरह आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।